गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? ओके सर। तो अपन फरवरी का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे। आज मान के चलिए सेकंड लास्ट क्लास है फरवरी की। नेक्स्ट क्लास तक फिर हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करें तो पहले पिछले कुछ क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इसका आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अलोकेटेड ₹13,000 crore to the Eastern Canal project to harvest the surplus water of Chambal River and its tributaries, Kudnu, Parvati and Kali Sindh। बताइए। तो ये ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट किस स्टेट का था? बिल्कुल सर, ये आपका राजस्थान का था, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। एक अभी पहली इंटरनेशनल समिट होने वाली है, रिस्पॉन्सिबल यूज, मतलब अभी ये ऑर्गेनाइज हुई थी। Responsible use of artificial intelligence in the military 2023, re-aim 2023। Responsible use of artificial intelligence in the military 2023। तो ये किस कंट्री में हुई थी? इंडिया, साउथ कोरिया, नेदरलैंड्स या फिर चाइना? बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज और नेदरलैंड्स। ओके, आई थिंक क्वेश्चन नंबर, ये भी नहीं हुआ था, ठीक है। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था ना? सॉरी, हाँ, ये रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्ट लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? आप किसी को याद है? आई थिंक हाँ, ये 82 तक हो गया था। नेदरलैंड्स की बात कर ली थी ना हम लोगों ने। तो आज के स्टार्ट करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 83 से। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज इंट्रोड्यूस एम पासपोर्ट पुलिस ऐप? बताइए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स, मीटी या इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग? एम पासपोर्ट पुलिस ऐप किसने लॉन्च किया है? थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो इसको करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाएंगे तो करेक्ट कर पाएंगे। बताइए सर। ऑल राइट। एम पासपोर्ट ऐप की बात हो रही है सर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री तुक्का लग रहा है कुछ का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री समझ में आता है, लेकिन होम अफेयर्स किस लॉजिक से लगा रहे हैं आप लोग? अच्छा, ये बताओ, पासपोर्ट से डील कौन सी मिनिस्ट्री करती है? अगर ये बता देते तो हो जाता आपका आंसर। पासपोर्ट से फॉरेन मिनिस्ट्री डील करती है, ठीक है। तो ये एम पासपोर्ट पुलिस ऐप भी किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लॉन्च किया है। अभी देखो, आप जब पासपोर्ट बनवाने जाते हो तो पासपोर्ट के टाइम आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तब पुलिस वेरिफिकेशन पहले क्या होता था, टाइम लगता था कि आप जिस शहर में रह रहे हैं उसकी कोतवाली में आपकी डिटेल्स मंगाई जाएंगी, उन्हें चेक किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स पढ़े जाएंगे। अगर कोई केस आपके खिलाफ मिलता है तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, और अगर आपकी क्लीन चिट मिल जाती है तो आपका जो पासपोर्ट है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी एक ऐप बना दिए, इस ऐप पे आपके रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। एम पासपोर्ट पुलिस ऐप पे। तो इस ऐप के थ्रू जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन है आपका, वो
5 दिन में हो जाएगा। जो पुलिस वेरिफिकेशन पहले 15 डेज ले रहा था, अभी से ऐप के थ्रू वही पुलिस वेरिफिकेशन आपका 5 डेज में हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, इससे आपका पासपोर्ट बनने की जो प्रोसेस है वो तेज हो जाएगी। तो एम पासपोर्ट पुलिस ऐप किसने बनाया, एक्सटर्नल अफेयर्स ये इंट्रोड्यूस किसने किया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने किया। चलो क्वेश्चन नंबर 84। Recently, the fourth edition of the biennial exercise Dust Lake has started between India and which of the following countries in पिथौरगढ़ उत्तराखंड। बताइए, डस्ट लेक एक्सरसाइज किस किस के बीच हो रही है सर? डस्ट लेक से हमेशा याद रखना, डस्ट लेक एक्सरसाइज इंडिया और किसके बीच होती है, उज्बेकिस्तान के बीच होती है। ठीक है, तो 10 लीग एक्सरसाइज हमेशा याद रखना इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच होती है। तो उज्बेकिस्तान की लोकेशन, सर ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं इनमें आपको उज्बेकिस्तान की लोकेशन मिल जाएगी। ठीक है, इधर से आप इंडिया से जाओगे तो इधर ताजिकिस्तान मिलेगा, है ना, और इधर तुर्कमेनिस्तान मिलेगा, ऊपर जाओगे तो कजाकिस्तान मिलेगा, इधर किर्गिस्तान मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया K1, ये K2, ये T1, ये T2। तो इन चारों कंट्री के बीच में एक कंट्री जो फंसा हुआ आपको मिलेगा वो है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में ये भी ध्यान रखना ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, इसको क्योंकि ओशन के वाटर का कहीं से भी एक्सेस नहीं मिल रहा है, तो उज्बेकिस्तान इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी इसमें ये ध्यान रखना कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है। हाँ, तान फैमिली है ये बिल्कुल। तानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, फिर इधर पाकिस्तान, तो ये सब स्तान फैमिली है ना। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल सर ध्यान रखिएगा, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है आपका ताशकेंत। ठीक है, उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, ताशकेंत। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। न्यूम, recently seen in news, is a futuristic mega city being built in which of the following countries? न्यूम के बारे में सर क्वेश्चन है। रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी बीइंग बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये न्यूम नाम की एक शहर है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का शहर है। तो कौन सा कंट्री बना रहा है, सऊदी, कतर, यूएई या फिर इसराइल? हाँ जी सर बताइए। लगाइए सर तुक्का। ओके, तो मेजॉरिटी इज विद ए, कुछ लोग बस मेरे ख्याल से ताचुंग जी आप ही बी बोल रहे हैं कतर को, बाकी मेजो या चलो रेपिका जी ने भी कतर को सपोर्ट किया। तो मेजॉरिटी इज विद सऊदी अरेबिया। करेक्ट आंसर देखते हैं सर, करेक्ट आंसर इज, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर इज सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो ये नियोम नाम की सिटी है आपका, ये कौन बना रहा है, सऊदी अरेबिया बना रहा है। इसमें सर क्या खास होगा, देखो ये पूरी जो सिटी है वो आपका फॉसिल फ्यूल से नहीं चलेगी, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगी। ये पहली बात तो ठीक है, इट विल बी पावर्ड बाय क्लीन एनर्जी। इसकी गलियों में आपको कोई कार्स नहीं देखने को मिलेंगी। नियोम का मतलब क्या है, दो वर्ड से मिलके बना है। एक ग्रीक वर्ड होता है न्यू, न्यू तो आपने सुना होगा ना, न्यू नेटल, न्यू क्लासिक, तो न्यू वर्ड से मिलके बना है। एक तो न्यू और दूसरा वर्ड है एम। ठीक है, न्यू का मतलब होता है न्यू और एम का मतलब है, एम एक एक्चुअली में उर्दू वर्ड है मुस्तकबिल, मतलब एक अरेबिक वर्ड है मुस्तकबल, उससे इंस्पायर होकर एक वर्ड बना है मुस्तकबिल। ठीक है, इसका मतलब होता है फ्यूचर। ठीक है, अरेबिक और उर्दू में अगर आप जाओगे तो मुस्तकबिल का मतलब होता है फ्यूचर। ठीक है, तो न्यू मतलब न्यू, मुस्तकबिल मतलब फ्यूचर, तो न्योम का मतलब है न्यू फ्यूचर। तो ये एक नए फ्यूचर के लिए एडवांस सिटी डेवलप की जा रही है, डिपेंड डीलिंग विद द चेंजेस इन दिस वर्ल्ड। ठीक है,
और इसमें जो एम है, एक तो मुस्तकबिल भी रिप्रेजेंट करता है, दूसरा ये मोहम्मद बिन सलमान जो वहाँ के क्राउन प्रिंस है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन सलमान ने इसीलिए सिटी का नाम क्या रखा है, न्यूम। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पूरी सिटी क्लीन एनर्जी से चलेगी और बहुत ही एडवांस लेवल पे इसको क्रिएट कर रहे हैं। जब ये बन जाएगी तब इसके बारे में हमें और जानने को मिलेगा कि इसमें क्या क्या आपका खास क्रिएट किया जा रहा है। बहरहाल आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ नीति आयोग। जब भी मैंने नीति आयोग पढ़ाया है, मैंने दो तीन बातें कहा है, हमेशा ध्यान रखना। एक तो नीति आयोग का सीईओ, नीति आयोग का वाइस चेयरपर्सन, ठीक है, और नीति आयोग की फुल फॉर्म। और ये तो सर सबको याद हो ही जाता कि नीति आयोग के चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है नीति आयोग के अभी रिसेंटली नए सीईओ बने हैं तो उनका नाम क्या है। ओके, तो रूथ मारिया जी कह रहे हैं सुब्रमण्यम। बाकी लोग सर बताइए, सी नीति आयोग के जो नए सीईओ बने हैं उनका नाम क्या है। कमेंट नहीं आ रहे सर आप लोगों के। सी और बी तो मेजोरिटी भी मैं देख रहा हूँ सुब्रमण्यम जी के साथ मेजोरिटी है। करेक्ट आंसर इज बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो करेक्ट आंसर इज बीवीआर सुब्रमण्यम। तो प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस बाय ए न्यू इंस्टीट्यूशन, नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग कब क्रिएट हुआ था, 2015 में। उससे पहले जो बॉडी चलती थी वो प्लानिंग कमीशन थी, उसे रिप्लेस करके आता आपका नीति आयोग। नीति आयोग में सबसे ऊपर होते हैं चेयरपर्सन जो कि होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। सेकंड होते हैं वाइस चेयरपर्सन, ठीक है, और सीईओ। उसके अलावा आपका गवर्निंग काउंसिल होती है, उस काउंसिल में आपका स्टेट्स के सीएम होते हैं और यूटीज के गवर्नर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। फिर इनकी डिपेंडिंग ऑन रीजनल काउंसिल बनती हैं। एडहॉक मेंबरशिप भी होती है। एडहॉक मतलब एट इंस्टेंट, मतलब ऐसे लोग जो रिसर्च वगैरह फील्ड में अच्छा कर रहे होंगे उनको उठा के इसका मेंबर डायरेक्टली बना दिया जाता है। ठीक है, तो मेन जो चीज़ें थी वो मैंने बता दी। चेयरपर्सन ध्यान रखना, वाइस चेयरपर्सन ध्यान रखना, और सीईओ ध्यान रखना। ठीक है, सीईओ कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। तो अभी किसको अपॉइंट किया है, बीवीआर सुब्रमण्यम को। और खास तौर से ये भी ध्यान रखना, सीईओ की जो रैंक होती है ना, भारत सरकार में जो सेक्रेटरी की रैंक होती है उसके बराबर नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की रैंक होती है। ठीक है, चलो, तो ये था सर नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। रिसेंटली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई एंड पे नाउ हैव बीन इंटीग्रेटेड। पे नाउ इज अ पेमेंट सिस्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, सिंगापुर, यूएई, यूके एंड रशिया। अभी क्या है, यूपीआई और यू पे नाउ को इंटीग्रेट करा गया है। ठीक है, पे नाउ क्या है, दूसरी कंट्री का ऐप है। जैसे इंडिया में पेमेंट के लिए यूपीआई है, इसी तरह से दूसरी कंट्री में पे नाउ है। तो उन दोनों को इंटीग्रेट करा है। इंटीग्रेट करने से होगा क्या, अब इंडिया के जो यूपीआई कस्टमर्स हैं वो उनका पे नाउ यूज करके डायरेक्ट सिंगापुर के लोगों को पैसा भेज सकते हैं। ठीक है, तो और सिंगापुर के लोग अभी डायरेक्ट यूपीआई के थ्रू इंडिया में पैसा भेज सकते हैं। तो अब हम यूपीआई का यूज करके इंटरनेशनल पेमेंट्स भी जल्दी सक्सेसफुल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे इंटीग्रेशन किए जा रहे हैं। गुड इवनिंग सुकन्या जी। तो इसका सर करेक्ट आंसर बताइए, पे नाउ जो है वो आपका कहाँ का है। बिल्कुल, पे नाउ आपका सिंगापुर का है। ठीक है, अब देखो यूपीआई धीरे धीरे ग्लोबल होता जा रहा है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज यूपीआई अडॉप्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे यूके में अब यूपीआई का रोल बढ़ रहा है। ठीक है, और स्टूडेंट्स को यूपीआई अलाउ कर रहे हैं फ्रांस में, यूएई में हो रहा है, ओमान में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है। ठीक है, और भूटान में तो हमने भीम यूपीआई ऐप इनेबल कर दी। मलेशिया में यूपीआई को हम फैला रहे हैं, सिंगापुर में फैला रहे हैं। तो यूपीआई को ग्लोबली हम दुनिया भर में यहाँ पर फैलाते चले जाएंगे। अच्छा, मैंने बता दिया था क्या आंसर। तो हो जाता तेमिन जी, कभी कभी माइंड कहीं और होता है ना।
चलिए कोई बात नहीं। तभी मैं कहूँ ये मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि सही आंसर आएंगे, लगातार लोगों के सही आंसर आए, मुझे डाउट तो हुआ था। चलो कोई नहीं, तो इससे फायदा क्या हुआ, जिन लोगों के खाते नहीं खुल रहे थे अभी तक उनका खाता खुल गया है ना, वो अपना खाता खुला हुआ मान सकते हैं। चलो जी, तो ये बोनस हो गया सर क्वेश्चन, है ना। चलो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूपीआई को धीरे धीरे हम लोग ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहे हैं। उससे फायदा क्या होगा, आपको देखो फिर इंटरनेशनल ऐप यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट यूपीआई का यूज करके इंटरनेशनल पेमेंट कर पाओगे। ठीक है, ये पर्पज है यूपीआई को ग्लोबल ले जाने का। चलो जी, तो यहाँ तक मैं मान सकता हूँ सब लोगों का खाता खुल गया है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। एग्जाम, देरू जी, इसीलिए मैं एग्जाम से दूर रहता हूँ ना, इसीलिए मुझे नहीं भेजा जाएगा एग्जाम में, क्योंकि पता चला धोखे से आंसर बता दिया तो। चलो क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। फिर से सर मालाबार एक्सरसाइज पे सवाल है। मालाबार एक्सरसाइज मैंने बहुत बार डिस्कस करी है, अगर कोई भी 2-3 महीने से भी करंट अफेयर्स फॉलो कर रहा है तो वो जानता है मालाबार एक्सरसाइज कई बार डिस्कस हो चुकी है। तो इस बार जो मालाबार एक्सरसाइज है वो कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान या यूएसए। हाँ जी सर, मालाबार जो आपकी मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है वो कौन सा कंट्री होस्ट कर रही है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान या यूएसए। मालाबार एक्चुअल में सर पहले आपका इंडिया और यूएसए की एक्सरसाइज होती थी शुरुआत में, बट धीरे धीरे इसको ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो अब ये 4 कंट्रीज की एक्सरसाइज होती है, और ये चारों कंट्रीज क्वाड के भी मेंबर्स हैं। एक क्वाड ग्रुप है ना, उसके भी मेंबर्स हैं। तो मालाबार एक्सरसाइज एक तरीके से आज के टाइम में क्वाड ग्रुप की एक्सरसाइज हो गई है। चलो, तो आपका जो मालाबार एक्सरसाइज है वो अरेंज हो रही है ऑस्ट्रेलिया में। तो सबसे पहले ये इंडिया और यूएस की नेवीज के बीच में थी, फिर 1995 में दो नाम और उड़ गए थे, 1995, 1996। फिर 2002 तक कोई एक्सरसाइज नहीं हुई। फिर 2002 के बाद ये एक्सरसाइज हर साल होती है। जापान और ऑस्ट्रेलिया पहली बार इसमें पार्टिसिपेट करिए थे, जापान ने किया था 2007 में, देन ऑस्ट्रेलिया इसमें जुड़ गया था 2014 में। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखिएगा सर, ये क्वाड ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वही मालाबार एक्सरसाइज में आपका पार्टिसिपेंट है। जैसे इधर इधर साइड आप देखोगे इंडिया, है ना, फिर ये इधर साइड देखोगे ये जापान, फिर ये ऑस्ट्रेलिया, और इधर साइड आप चले आओगे तो यूएसए। तो ये जो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है, इस रीजन में अपनी डोमिनेंस स्टैब्लिश करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए ये सारी एक्सरसाइज की जाती है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 89। एक ट्रीटी है स्टार्ट, ट्रीटी का नाम है स्टार ट्रीटी। अभी रिसेंटली इसको सस्पेंड कर दिया गया है, तो ये किन दो कंट्रीज के बीच में है। एक ट्रीटी स्टार्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, तो ये किस कंट्री के, किन किन कंट्रीज के बीच में, इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल, पैलेस्टीन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया या यूएसए, रशिया। नाबम जी कोई दिक्कत नहीं, होता है। अगर गलत हो रहे हैं इसका मतलब आप कुछ नया सीख रहे हैं ना, तो इसको पॉजिटिवली लीजिए। ओके, तो मेजॉरिटी इज विद डी। हाँ जी, तो ये जो स्टार्ट ट्रीटी है ये किस किस के बीच साइन हुई है, यूएसए और रशिया। देखो ये ट्रीटी लाने का पर्पस क्या था, 1990 का जो टाइम है, ये टाइम चल रहा था कोल्ड वॉर बिटवीन यूएसए एंड रशिया। कोल्ड वॉर का मतलब क्या है सर, ठंडी में लड़ रहे थे।
नहीं, कोल्ड वॉर का मतलब है कि वो सामने अपनी आर्मी से नहीं लड़ रहे थे, वो पीछे पीछे लड़ रहे थे ना, वो उसकी चुगली करेगा, वो उसकी चुगली करेगा, तो मतलब फेस टू फेस लड़ाई नहीं हो रही थी, बैक टू बैक लड़ाई हो रही थी। तो इसीलिए इसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं, क्योंकि आमने सामने आके ये लोग नहीं लड़े। तो 1990 में एक जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी वो आर्म रेस क्रिएट हो गई थी, ठीक है। आर्म्स रेस क्या होती है कि जैसे मान लो इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप करा, तो इंडिया की देखे देखे पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया। अगर इंडिया ना करता तो पाकिस्तान भी नहीं करता। तो हम लोग क्या है, अगर दो कंट्रीज, कंट्री ए कंट्री बी आपस में दुश्मन है, तो अगर कंट्री ए कुछ भी आर्मी में डेवलपमेंट करेगा तो कंट्री बी भी उसको कॉपी करते हुए करेगी, क्योंकि कंट्री बी को भी तो अपनी सिक्योरिटी करनी है। और ये कुछ गलत भी नहीं है, हर कंट्री अपना आपको डिफेंड करना चाहता है। अगर हमारी इंडिया की मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है तो क्यों है, हिंदुस्तान में आज भी भुखमरी सबसे ज्यादा है, बट स्टिल हमारी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि हमें सब डायरेक्ट थ्रेट है चाइना और पाकिस्तान से। ठीक है, तो हमारे पड़ोसी वो आर्म्स में मजबूत हो जा रहे हैं, वो मिलिट्री में मजबूत हैं, तो उन्हीं से अपने आप को डिफेंड करने के लिए हमें भी मजबूत होना पड़ेगा। इसी को कहते हैं आर्म्स रेस। तो दो लोगों में लड़ाई करवा दो, ये भी हथियार खरीदेगा, इसका देखा देखी इसे भी हथियार खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आर्म्स रेस यूएसए रशिया के बीच भी हो गई थी। इधर यूएसए भी हथियार धनाधन खरीदता जा डेवलप कर रहा था, तो रशिया भी करा जा रहा था, तो दोनों आपस में रेस लगा रहे थे। अब लेकिन सर इस रेस से नुकसान यूएसए को भी था, रशिया को भी था। क्योंकि रशिया की भी इकोनॉमी काफी इस खर्चा हो रहा था वेपन्स पे, यूएसए की इकोनॉमी पे भी काफी खर्चा हो रहा था वेपन्स पे। तो एक थोड़ा आगे बढ़ेगा तो दूसरा और आगे बढ़ेगा, फिर ये और आगे बढ़ेगा, ये और आगे बढ़ेगा। ऐसे तो सर सारा पैसा ये लोग वेपन्स पे ही खर्च कर देंगे। तो इसी वजह से यूएसए रशिया ने थोड़ी सी समझदारी दिखाते हुए एक ट्रीटी साइन की। उन्होंने कहा ठीक है, देखो भाई ऐसा है, हम अगर आपस में ऐसी रेस करते रहेंगे ना तुम्हारा भला होगा ना हमारा भला होगा। तो ऐसा करते हैं, एक लिमिट लगा देते हैं वेपन्स पे, कि इतने ही वेपन्स हम बना सकते हैं और इतने ही वेपन्स तुम बना सकते हो। इसके बियॉन्ड ना तुम बनाओगे, इसके बियॉन्ड ना तुम बनाओगे। तो इससे फायदा क्या होगा कि तुम्हें भी निश्चिंत रहोगे, तुम भी टेंशन फ्री रहोगे कि हाँ चलो रशिया कोई वेपन तो नहीं बना रहा है, और हम भी टेंशन फ्री रहेंगे कि हाँ चलो अमेरिका हमसे कोई स्ट्रांग वेपन नहीं बना रहा है। तो अगर हमारी आर्मी आपस में बराबर है देन इट इज ओके। लेकिन हाँ अगर आगे एक बढ़ने की कोशिश करेगा तो देखा देखी दूसरी भी बढ़ने की कोशिश करेगा। तो इसी चीज को रोकने के लिए दोनों ने आपस में ट्रीटी साइन की, जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। यानी हमारे जो वेपन्स हैं हम उन्हें रिड्यूस करेंगे, एक लिमिट में लाएंगे। ठीक है, तो इसी ट्रीटी का नाम था स्टार्ट ट्रीटी। तो ये साइन हुई थी, है ना। पहली ट्रीटी साइन हुई थी 1990s में, उसके बाद दोबारा से ये रिफ्रेश ट्रीटी साइन हुई थी 2011 में, फिर ट्रम्प के आते ही ये ट्रीटी हटा दी गई। ठीक है, तो अभी ये ट्रीटी सस्पेंडेड है, जिसके बाद माना जाता है इनके बीच में फिर से जो आपका आर्म्स रेस है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो ये 2011 में आई थी न्यू स्टार्ट ट्रीटी। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है? ऑल राइट, चलिए। क्लियर है तो सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। Which of the following has won the Film of the Year award in the 2023 दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? बताइए। Which of the following has won the Film of the Year award in the 2023 दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुंबई? ठीक है, तो अभी दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था मुंबई में, उसमें फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? देखिए करंट अफेयर्स में एक सेक्शन रहता है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ठीक है, तो उस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स में भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, तो उसमें से एक सेक्शन होता है
अवार्ड्स एंड ओनर्स, तो उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी सेक्शन में आप इस टॉपिक को रख सकते हो, ठीक है। तो ये अवार्ड किसे दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है RRR। अब देखो, मैं इसकी फुल फॉर्म आपसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RRR। अगर एग्जाम में मान लो RRR की फुल फॉर्म आ जाए, ठीक है, तो वो मत लिखाना, राइज रोज रिवॉल्ट, ये वाली RRR मत लिखाना। ये होगा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ठीक है। इन्वायरमेंट में भी होता है RRR, ठीक है, तो वहां पे भी ध्यान दे लेना। मतलब एग्जाम में अगर आ जाए राइज रोर रिवोल्ट मत लिखाना। एग्जाम में अगर RRR की डेफिनेशन पूछ ले तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल लिख के आना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें ना, मतलब उतना वो, मतलब बिल्कुल बह जाए RRR में, ठीक है। ये आपका RRR ये नहीं है, आपका RRR ये है ना, इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए RRR की जो पॉलिसी चलती है। चलो, इसमें और भी अवार्ड दिए गए थे। बेस्ट फिल्म का अवार्ड था द कश्मीर फाइल्स को, फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड था RRR को। बेस्ट एक्टर मिला है सर ब्रह्मास्त्र के लिए रणबीर कपूर को। बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है अवार्ड आलिया भट्ट फॉर द हर रोल इन गंगूबाई काठियावाड़ी। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर वरुण धवन फॉर द फिल्म भेड़िया, भेड़िया विच वाज बेस्ड इन अरुणाचल, ठीक है। पूरी आपकी जीरो की शूटिंग थी, बहुत अच्छी मूवी थी। और बेस्ट एक्ट्रेस मिला है, क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस मिला है जलसा में विद्या बालन को, ठीक है। और बेस्ट डायरेक्टर आर बाल्की चुप के लिए, चुप आई थिंक एक वेब सीरीज है, ठीक है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफर PS विनोद फॉर विक्रम वेदा। मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर ऋषभ शेट्टी कांतारा, ये तो आपने देखी होगी। बेस्ट एक्टर ने सपोर्टिंग रोल जुग जुग जियो में मनीष पॉल। बेस्ट प्लेबैक सिंगर सचे टंडन, ठीक है, जर्सी मूवी का जो माइया मेनू गाना है। और प्लेबैक सिंगर बेस्ट फीमेल नीति मोहन, वो जो गंगूबाई काठियावाड़ी में मेरी जान गाना है ना। तो ये कुछ अवार्ड्स दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में दिए गए, इसके अलावा भी दिए गए हैं, बट जो मेन आपसे पूछेगा वो ये अवार्ड्स है ना, ठीक है। तो इतने ध्यान रख लो, मोर देन एनफ है। चलिए सर, तो यहाँ पर एक अवार्ड होता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, उसके बारे में भी मैंने मेंशन कर दिया। ये इंडियन सिनेमा का सबसे ऊंचा अवार्ड है, ठीक है। चलो जी, इज दैट क्लियर और नॉट? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है तो सर गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, अगर क्लियर है तो काइंडली गिव मी ए थम्स अप। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी सर, आगे बढ़ें। चुप इज नॉट वेब सीरीज, इट्स फिल्म। अच्छा, हो सकता है, मैंने चुप नहीं देखी एक्चुअली। अच्छा, इनमें से एक भी फिल्म नहीं देखा आपने, तो सुकन्या जी कोई दिक्कत नहीं। ऑस्कर का इसमें नहीं आएगा, ऑस्कर का अपडेट मार्च के करंट अफेयर्स में आएगा, ठीक है। उसको एकेडमी अवार्ड्स कहते हैं ना, तो वो मार्च में मिले थे, तो उनका अपडेट आपको मार्च में मिलेगा। ये करंट अफेयर्स आपका फेब्रवरी का है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 91। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनवील्ड द इंडोर सुपर सिटी प्रोजेक्ट द मुकाब, ठीक है। जैसे नियोम कौन बना रहा है? सऊदी अरेबिया बना रहा है। तो इसी तरह से एक और सुपर सिटी बन रही है द मुकाब, तो वो कौन बना रहा है सर ये सिटी? UAE, कतर, सऊदी अरेबिया या फिर आपका ओमान? बताइए सर। हाँ जी सर, ये जो द मुकाब, ये जो आपका सिटी है, ये कौन बना रहा है? ये भी सर सऊदी अरेबिया में ही बन रही है, ठीक है। ये जो शहर है मुकाब, द वर्ल्ड्स फर्स्ट इमर्सिव एक्सपेरिमेंशियल डेस्टिनेशन, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया वाले अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं, तो एक नियोम भी यही बना रहे हैं, और जो मुकाब है ये भी यही बना रहे हैं। चलो जी, मतलब ये क्या लॉजिक है कि मतलब अगर उसका आंसर सऊदी है तो इसका आंसर सऊदी नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है, तो दुबई लगा दो। ये लॉजिक नहीं है लगाने, है ना। चलो जी, फिर आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, 92 पे। रिसेंटली इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन
India has signed a MOU with Regional Coordination Operation Center for information sharing on maritime security. तो रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर किस कंट्री में लोकेटेड है? सेशल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर, श्रीलंका। बताइए सर। रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर, रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर, RCOC, ये किस कंट्री में मिलेगा? सेशल्स में, मॉरिशस में, मेडागास्कर में या फिर श्रीलंका में? ओके, करेक्ट आंसर इज ये रीजनल जो ऑपरेशन सेंटर ये सेशल्स में। देखो, एक बॉडी है इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, ठीक है, करीब 25 कंट्रीज हैं, उनका ग्रुप है ये इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। ये इसमें कौन सी कंट्रीज होती हैं? जो इंडियन ओशियन की बाउंड्रिंग कंट्रीज है ना, जैसे आपका साउथ ईस्ट एशिया है, इंडिया है, श्रीलंका है, तो ये सारी कंट्रीज मिलके एक ग्रुप बनाती हैं इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। तो इनका पर्पस क्या होता है? इंडियन ओशियन में कॉपरेट करना, ठीक है, इंडियन ओशियन के रिलेटेड जो भी जानकारी है आपस में शेयर करना। तो हर कंट्री के पास इंडियन ओशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको एक जगह कलेक्ट करने के लिए हमने एक पूल बनाया है जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। तो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के जितने कंट्रीज हैं, तो वो इंडियन ओशन से रिलेटेड सारी जानकारी को क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे और उस जगह को कहेंगे हम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। ठीक है, वो क्या लाएगा आपका इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। तो इसको इस्टेब्लिश करने में सबसे बड़ा जो रोल है वो इंडियन नेवी का है, ठीक है। तो ये कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ? इंडियन नेवी का इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर है हरियाणा में, गुरुग्राम में। तो वहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर को, ठीक है। तो ये किसके साथ अब एग्रीमेंट साइन कर रहा है सर? ये साइन कर रहा है एग्रीमेंट रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर, ठीक है। और ये कहाँ पर है आपका? सेशल्स में। तो करेक्ट आंसर इज सेशल्स। एक भी तुक्का सही नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, दिन नहीं होगा आज। चलो जी, तो ये सर समझ में तो आया ना कि आयंस क्या है, आईएफसी क्या है? यस और नो? क्लियर है कि नहीं? इज दैट क्लियर और नॉट? बताइए, गिव मी थम्स अप अगर समझ में आ रहा है तो। हाँ जी सर, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो सर फिर वी विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93। Who amongst the following will be honored with the Dr. APJ Abdul Kalam Lifetime Achievement Award during the संसद रत्न अवार्ड 2023 अवार्ड सेरेमनी? ठीक है, तो एक अवार्ड सेरेमनी होती है संसद रत्न अवार्ड 2023। तो इसमें ऐसा पर्सन जिसने पार्लियामेंट में सबसे अच्छा काम किया होता है, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये किसको मिला है सर? जॉन ब्रिटिश को मिला है, सुधीर गुप्ता को मिला है, टीके रंगराजन को मिला है, या फिर सुकंता मजूमदार को मिला है? बताइए सर। हाँ जी सर, रंगराजन तुक्का लगा रहे हैं, बाकी लोग का क्या कहना है सर? करेक्ट आंसर इज टीके रंगराजन, ठीक है। तो टीके रंगराजन जी को ये अवार्ड मिला है। तो ये संसद रत्न अवार्ड 2010 में स्टार्ट किए गए थे, ठीक है।
तो जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी टीचिंग से इंस्पायर्ड होकर ये अवार्ड शुरू किए गए थे। तो उन वर्क के बेसिस पे जो टॉप परफॉर्मिंग एमपीज हैं उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें आपके पार्लियामेंट्रियंस और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि अवार्ड किसको देना है। ये अवार्ड भले ही नाम लग रहा है कि संसद रत्न अवार्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन ये भारत सरकार नहीं देती। दीज आर नॉट गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इसको कौन देता है? इसको देता है सर प्राइम पॉइंट फाउंडेशन, ठीक है। एक संस्था है प्राइम पॉइंट फाउंडेशन, वो ये अवार्ड प्रोवाइड करता है, संसद रत्न अवार्ड। चलो, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग has become the first high court to publish judgments in regional languages? ठीक है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि इंडिया में 99% लोग इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं कोर्ट की लिखी हुई, तो जो जजमेंट है उन्हें रीजनल लैंग्वेजेस में भी पब्लिश किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हुए किस पहली हाई कोर्ट ने जो जजमेंट है उसे रीजनल लैंग्वेज में पब्लिश करा? मतलब इंग्लिश में जजमेंट दिया, साथ ही साथ धड़ाधड़ उसका ट्रांसलेशन रीजनल लैंग्वेज में भी प्रोवाइड कर दिया गया। तो कौन सी कोर्ट होगी सर? हाँ जी, वो है सर आपका केरला हाई कोर्ट, ठीक है। तो द केरला हाई कोर्ट हैज पब्लिश टू ऑफ इट्स रिसेंट जजमेंट्स इन मलयालम। तो केरला की रीजनल लैंग्वेज क्या है सर? मलयालम। तो ये थोड़ा सा साउथ इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस ध्यान रखना। तमिलनाडु में आपको मिलेगी तमिल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिलेगी आपको तेलुगु, ठीक है। कर्नाटका में मिलेगी आपको कन्नड़, मेनली मेजोरिटी ये भाषा मिलेगी, ठीक है। और कल केरला में सर आपको कौन सी मिलेगी? मलयालम। आई थिंक साउथ इंडिया के इतने स्टेट्स हैं, तो ठीक है, तो हर एक स्टेट की अपनी एक रीजनल लैंग्वेजेस है, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो लोकल लैंग्वेज में जजमेंट देने का काम था, एक्चुअली February 21, याद करो, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे होता है इसे। February 21 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे होता है। तो अपनी रीजनल लैंग्वेज को सेलिब्रेट करने के लिए केरला हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि वो अपनी जो जजमेंट है वो इंग्लिश के साथ साथ अपना रीजनल लैंग्वेज में भी पब्लिश करेंगे। चलो जी, तो दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 94। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। Recently, CAG has been selected as external auditor of the ILO Geneva. Who amongst the following is the incumbent CAG of India? देखो, कैग का काम क्या होता है? अकाउंट्स को ऑडिट करना, चेक करना, ठीक है। तो ये काम आईएलओ के अकाउंट्स को ऑडिट करने का भी काम किसको मिल गया है? भारत के कैग को मिल गया है, ठीक है। भारत के कैग को आईएलओ का अकाउंट भी ऑडिट करने को मिल गया है। तो सवाल ये है कि इंडिया के करंट कैग कौन है? बिल्कुल सर, करेक्ट इज जीसी मुर्मू जी हैं, ठीक है। इंडिया के कैग कौन है? ये सर आपका जीसी मुर्मू जी। देखो, कैग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं ये ध्यान रखना। आर्टिकल 148 से 151 जो पूरी जानकारी का बताते हैं कि कैग का काम क्या है। जैसे आर्टिकल 48 बताता है कि इंडिया में एक कैग होगा, उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा, उसकी ओथ आपका शेड्यूल क्या कहते हैं आपका कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल 2 में लिखी है। और उसकी सर्विस की कंडीशन क्या होंगी, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 148 में लिखा है। फिर जो ड्यूटी और पावर है कैग की, वो आर्टिकल 149 में लिखी है। तो 149 के तहत इनकी ड्यूटी क्या होती है? इनकी ड्यूटी होती है सर अकाउंट्स ऑडिट करना है, स्टेट एज वेल एज यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों के अकाउंट ऑडिट करना होते हैं। फिर आर्टिकल 150 कहता है कि सर जो यूनियन और स्टेट्स के अकाउंट हैं वो इस तरह से रखना चाहिए कि वो एक्चुअली कहने का मतलब है कि हाँ, जो भी रिपोर्ट होती है कैग की, जो भी रिपोर्ट होती है वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? कैग वो सबमिट करेगा प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को कहाँ प्रेजेंट करेंगे? प्रेसिडेंट उसको टेबल करेंगे इन पार्लियामेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इसको क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट को सबमिट होगी रिपोर्ट और प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को कहाँ ले जाएंगे? पार्लियामेंट, ठीक है। अरे मतलब मुर्मू है तो ये नहीं कि सारे मुर्मू रिश्तेदार होंगे, सारे मुखर्जी रिश्तेदार होंगे,
है ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 151 जो लास्ट आर्टिकल है, तो वो भी कैग के काम से रिलेटेड है। ठीक है, ये लिखा है ना, टू बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट हु शैल कॉज देम टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो कैग के लिए हमेशा ध्यान रखना आर्टिकल सर कहाँ से कहाँ तक काम करता है। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक काम करता है। ठीक है सर, चलिए, तो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 95 कैग। कैग की फुल फॉर्म सर और ध्यान रखना, कंट्रोलर नहीं होती, कंट्रोलर होती है ना, COMP। ठीक है, चलो जी। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विद योर कलीग्स, है ना। इसके आगे की कहानी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।